करीब 15 साल पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बेहद संपन्न और करोड़पति परिवार रहता था। परिवार के मुखिया अपने इलाके में काफी सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। परिवार के पास अच्छी खासी अचल संपत्ति थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी परिवार की किस्मत बदल दी। परिवार के छोटे बेटे का नाम था अभिषेक। अभिषेक को ऋतु यादव नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। अभिषेक अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन ऋतु के लिए उसके दिल में जो जगह थी वो किसी और के लिए नहीं। जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो घर में काफी विरोध हुआ। अभिषेक के माता पिता इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उसे ऋतु के साथ रहना तो उसे परिवार संपत्ति और सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसे परिवार की चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा और भविष्य में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन अभिषेक अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया कि शादी करेगा तो सिर्फ ऋतु से, वरना किसी से नहीं। आखिरकार परिवार और बेटे के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि माता पिता ने उसे घर और संपत्ति दोनों से बेदखल कर दिया। घर छोड़ने के बाद अभिषेक ऋतु के पास चला गया। कुछ समय बाद दोनों साथ रहे और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों ने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ उनके मन में जल्दी अमीर बनने की इच्छा पैदा हो गई। इसी दौरान दोनों के दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट जैसी व्यवस्था तैयार की। लोगों को शादी के नाम पर भरोसा दिलाया जाता था, उनसे संपर्क किया जाता था और फिर अलग अलग तरीके से पैसे ऐंठे जाते। धीरे धीरे यह खेल बढ़ता चला गया और कई लोग उनके जाल में फंसते चले गए। समय बीतने के साथ दोनों ने करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। लोगों के बीच उनकी पहचान बंटी और बबली के नाम से होने लगी। जो भी इनके बारे में जानता वो इसी नाम से पहचानता था। उधर अभिषेक अपने पूरे परिवार से पूरी तरह अलग हो चुका था। उसके माता पिता, बड़ा भाई और बहन अपने जीवन में व्यस्त थे। परिवार का उससे लगभग कोई संपर्क नहीं था। वर्षों तक यही स्थिति बनी रही। फिर एक दिन ऐसा समय आया जिसने पूरे इलाहाबाद को हिलाकर रख दिया। एक प्रतिष्ठित परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जब यह खबर की जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। इलाके में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घटना स्थल पर एक गत्ता मिला था जिस पर लिखा हुआ था बंटी बबली बहू ने मारा है। बस इतना ही लिखा हुआ था। यह संदेश पुलिस के लिए भी एक बड़ी पहेली बन चुका था। आखिर ये बंटी बबली कौन थे और इस हत्याकांड से उनका क्या संबंध था? पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। जैसे तैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे हत्याकांड की परतें खुलनी शुरू हुई। जो सच्चाई सामने आने वाली थी उस पर किसी को भी आसानी से यकीन नहीं होने वाला था। प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में स्थित सब्जी मंडी के पास एक 2 मंजिला मकान था। मकान काफी बड़ा था। ऊपर परिवार रहता था जबकि नीचे कई दुकानें बनी हुई थी। इलाके के लोग इस परिवार को अच्छी तरह जानते थे। एक दिन पूरे परिवार में अचानक तेज दुर्गंध फैलने लगी। आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग परेशान हो गए। शुरू में किसी को समझ नहीं आया फिर बदबू कहां से आ रही है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि यह दुर्गंध उसी मकान से आ रही है। जब स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू। नीचे का हिस्सा खुला हुआ था लेकिन ऊपर जाने वाले हिस्से पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने काफी कोशिश की लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो ताला तोड़ने का फैसला लिया गया। ताला टूटते ही पुलिस अंदर दाखिल हुई। जैसे ही पुलिस ऊपर पहुंची सामने का दृश्य देख हर कोई स्तब्ध रह गया। सीढ़ियों के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ था। उसकी पहचान परिवार की बेटी मीनाक्षी के रूप में हुई। उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। आसपास खून फैला हुआ था। यह देखकर पुलिस समझ गई कि मामला बेहद गंभीर है और घर के अंदर कुछ बड़ा हुआ है। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद एक कमरे में पहुंचते ही एक और भयानक दृश्य सामने आया। बिस्तर पर परिवार के मुखिया वीरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी अनीता मृत अवस्था में पड़े हुए थे। दोनों के सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया था। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। अब तक 3 शव मिल चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस पूरे परिवार को किसने खत्म किया है। 3 शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही आसपास के लोग, रिश्तेदार और जान पहचान वाले मौके पर पहुंचने लगे। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इतनी शांत और प्रतिष्ठित परिवार के साथ ऐसा किसने किया हो। पुलिस ने घर की बारीकी से तलाश शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम को भी बुला लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि परिवार का एक और सदस्य, बड़ा बेटा अभिषेक, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। दुकान के नीचे कई दुकानें बनी हुई थी। इनमें से एक दुकान अभिषेक की भी थी। वो वेस्ट टाइम नाम से चलती थी। पुलिस नीचे पहुंची और दुकान के बाहर जांच शुरू की। दुकान बंद थी। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने दुकान का ताला तोड़ दिया। जैसे शटर उठाया गया, अंदर का नजारा देखकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। दुकान के अंदर एक और शव पड़ा हुआ था। पहले तो उसकी पहचान करना मुश्किल था क्योंकि शरीर पर कई तरह के रासायनिक पदार्थ डाले गए थे, लेकिन कपड़ों और हुलिये के आधार पर पहचान हुई कि यह अभिषेक। अब इस हत्याकांड
कांड में मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरा परिवार खत्म कैसे हो गया। ऊपर 3 शव और नीचे 1 शव घटना स्थल पर मिला। गत्ता और उस पर लिखा संदेश और जांच में उलझा रहा। इस दौरान रिश्तेदार से पूछताछ शुरू हुई। रिश्तेदारों ने बताया करीब 15 साल पहले अभिषेक और परिवार संपत्ति को लेकर बेदखल कर दिया था। वजह थी उसका प्रेम विवाह। उसने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर रितु यादव से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों ने अलग अलग जिंदगी शुरू की। बाद में दोनों पर लोगों को शादी के नाम पर ठगने के आरोप लगे। कई शिकायतों के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और दोनों जेल भी गए। जांच के सामने आया कि अभिषेक जेल में बंद था, जबकि उसकी पत्नी रितु यादव जमानत पर बाहर आ गई थी। बस यहीं से पुलिस का शक रितु की तरफ जाने लगा। घटना स्थल पर मिले गत्ते पर बंटी बबली बहू ने मारा लिखा होना इसी तरह का इशारा कर रहा था। पुलिस ने रितु की तलाश शुरू कर दी। मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए कई टीमें बनाई गई। इस टीम अभिषेक और रितु के पुराने मामलों की जांच कर रही थी, दूसरी रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही और तीसरी इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी। जांच के दौरान पुलिस की नजर मकान के सामने लगे ट्रैफिक विभाग के हाई क्वालिटी कैमरे पर पड़ी। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखी गई। जब फुटेज को ध्यान से देखा तो एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। फुटेज में एक व्यक्ति मकान के अंदर से बाहर निकलता दिखाई दिया। उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो घर के मालिक वीरेंद्र कुमार के लग रहे थे। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर कौन व्यक्ति है, लेकिन जब वीडियो को जूम करके देखा गया, स्थानीय लोगों को दिखाया गया तो कई लोगों ने उसकी पहचान कर ली। इसका नाम था सन्नी गुप्ता। सन्नी गुप्ता इलाके में समोसे और कचौड़ी का काम करता था और अभिषेक का करीबी दोस्त माना जाता था। पुलिस के पास एक नया नाम था। सनी को तलाश कर हिरासत में लिया गया। शुरुआत में उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सामने रखी तो उसका चेहरा उतर गया। पूछताछ यहाँ पर शुरू हो जाती। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा कि मैं सब सच बताऊंगा, बस मुझे मारिए मत। और यहीं से हत्याकांड की सबसे चौंकाने वाली कहानी सामने आने लगी। सनी गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती अभिषेक से काफी पुरानी थी। दोनों अक्सर साथ में बैठते, बातें करते और कारोबार से जुड़ी परेशानियां साझा करते थे। अभिषेक अपने परिवार से बेहद नाराज रहता था। उसका कहना था कि पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया और कभी किसी तरह की मदद नहीं की। वो अक्सर शिकायत करता था कि परिवार की दुकानों से लाखों रुपए का किराया आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। धीरे धीरे उसके मन में परिवार के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। दोनों दोस्तों के बीच बातचीत के दौरान एक खतरनाक योजना बनती है। योजना थी घर में डकैती डालने की। अभिषेक का मानना था कि घर में भारी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी रखी हुई है। अगर वो सब हाथ लग जाए तो उसकी सारी आर्थिक परेशानी खत्म हो सकती है। योजना बनाने के लिए दोनों ने मौका तलाशना शुरू कर दिया। घर के हर सदस्य की दिनचर्या उन्हें पता थी, खास तौर पर मीनाक्षी के बारे में, जो रोज नीचे दुकान खोला करती थी। इसी जानकारी का फायदा उठाकर दोनों ने अपने इरादे को अंजाम देने का फैसला किया। मौका मिलते ही वो घर के अंदर पहुंचे। जैसे ही मीनाक्षी सामने आई, उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि वो संभल ही नहीं सकी। इसके बाद उसका शव सीढ़ियों के पास डाल दिया गया। फिर दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। कमरे में अनीता मौजूद थी, उस पर भी हमला कर दिया गया। इसके बाद वीरेंद्र कुमार को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है। कुछ ही समय के बाद घर के 3 सदस्य मृत पड़े थे। इसके बाद दोनों ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। अलमारियों और कमरों में सोना, चांदी और नकदी यहाँ पर इकट्ठा की गई। जांच के अनुसार लाखों रुपए के गहने और कीमती सामान वहां से निकाल लिया गया। सामान लेकर दोनों नीचे दुकान में पहुंचे। यहाँ आकर कहानी में नया मोड़ लिया। कहानी डकैती सफल हो चुकी थी, लेकिन अब सवाल था कि लूटे गए सामान का बंटवारा कैसे होगा। जब हिस्सेदारी की बात शुरू हुई तो दोनों के बीच बहस होने लगी। सनी को लग रहा था कि उसे कम से कम हिस्सा दिया जा रहा है। विवाद बढ़ता गया। गुस्सा इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच झगड़ा यहाँ पर शुरू हो गया। फिर वही लोहे की रॉड जिससे ऊपर हमला किया गया था, लेकिन इस बार निशाना कोई और था। सनी ने रॉड उठाकर अभिषेक पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि अभिषेक की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिस व्यक्ति ने पूरी योजना बनाई थी वो अपने दोस्त के हाथों मारा गया। अब चारों तरफ सिर्फ 4 लाशें ही थी। अभिषेक की हत्या के बाद सन्नी गुप्ता घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसको गुमराह करने के लिए उसने कई कोशिशें की। दुकान में मौजूद डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर और दूसरे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। उसने अभिषेक के शव पर भी रसायन डाले ताकि पहचान करना मुश्किल हो जाए। इसके बाद वो ऊपर और नीचे कई बार आता जाता रहा। घर में मौजूद सामान समेटा गया। कुछ जगहों पर ऐसे पदार्थ डाले गए ताकि फिंगरप्रिंट और दूसरे सबूत यहाँ पर ना मिल सके। फिर उसने वीरेंद्र कुमार के कपड़े और जूते पहने। उसका मकसद था कि अगर कोई कैमरे में दिखाई भी दे तो लगे उसके घर का मालिक समझे उसको। लेकिन अपराधी अक्सर एक छोटी गलती कर बैठता है। सनी भी वही गलती कर गया। सीसीटीवी कैमरों ने उसकी गतिविधियों को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया।
यही फुटेज बाद में उसके खिलाफ एक बड़ा सबूत भी बन जाती है। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शुरू में ये योजना सिर्फ चोरी और डकैती की थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि मामला 4 हत्याओं तक पहुंच गया। पुलिस ने उसके बयान, सीसीटीवी फुटेज और बरामद सामान के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जांच में यह भी साफ हो गया कि जिस छोटे बेटे और पत्नी पर शुरुआत में शक किया जा रहा था, उनका इस हत्याकांड से कोई संबंध ही नहीं था। घटनास्थल पर मिला गत्ता भी पुलिस को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए। एक बेटा अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रचता है, लेकिन लालच इतना बढ़ जाता है कि उसी साजिश में उसका अपना दोस्त उसे मौत के घाट उतार देता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखाया कि लालच, गुस्सा और नफरत इंसान से क्या क्या करवा सकती है। पुलिस ने तेज जांच, तकनीकी सबूतों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले का यहाँ पर खुलासा कर दिया है। तो इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान क्यों न लगे, उसका अंत अक्सर बेहद दुखद ही होता है। आप जहां भी रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें।